अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन वाइज एनीमिया को देखें तो एनीमिया है क्या? आरबीसीज का काउंट कम होना, ठीक है, लेस काउंट, ठीक है, या हीमोग्लोबिन का कम होना। ये और भी हो सकता है और ये एंड भी हो सकता है। ठीक है, और का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो भी हम उसको एनीमिया बोलेंगे, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। और जो है ये दोनों साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम एनीमिया को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है ऑन द जो है शेप एंड द साइज ऑफ द आरबीसी, ठीक है। और उसकी बेस पे हम एनीमियाज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मॉर्फो बेसिकली इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बेस पे। और जो है हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसमें कि आरबीसी का साइज जो है वो छोटा हो गया हो, ठीक है। एक वो जिसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल हो, और एक वो जिसमें आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। सो बेसिकली हमने जो नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी है वो हमने कहा है कि 80 से 100 फेंटोलीटर का, ठीक है। ये नॉर्मल साइज है, 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक है, ठीक है, और 80 से ज्यादा है तो मैक्रोसिटिक है। तो पहले तो हमने क्या किया, एनीमिया को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला जो हमने टूल यूज किया वो क्या, उसकी मॉर्फोलॉजी यूज की, ठीक है। अच्छा, जब हमने देख लिया मॉर्फोलॉजी में कि भाई ये माइक्रोसिटिक है या ये नॉर्मोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, ठीक है, कि ये किस कॉज से जो है माइक्रोसिटिक है या किस कॉज से ये नॉर्मोसिटिक है या किस कॉज से ये मैक्रोसिटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द माइक्रोसिटिक, ठीक है। अच्छा, अब माइक्रोसिटिक के अंदर जो है, यस, मैक्रोसिटिक, मैक्रो, यस मैक्रो, ठीक है, मैक्रोसाइट्स हम उनको कहते हैं। फिर मैक्रोसाइट्स जो है वो कॉज उसका हम अभी बात करेंगे कि मेगालोब्लास्ट भी हो सकते हैं, नॉन मेगालोब्लास्ट भी हो सकते हैं। इन दोनों में फर्क है अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम माइक्रोसिटिक को जो है एड्रेस करें। माइक्रो का मतलब है कि सेल का साइज कम है। अब सेल का साइज कब कम होगा, तो हमें समझ में आता है कि सेल के अंदर आरबीसी में होता क्या है, हीमोग्लोबिन। तो अगर किसी भी वजह से आरबीसी के अंदर कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है ना, तो वो आरबीसी छोटा होगा। एग्री? ठीक है, आरबीसी के अंदर हमारे पास और कुछ भी नहीं है ना, आरबीसी में हमारे पास बायकॉन्केव डिस्क शेप में जो चीज पड़ी हुई है वो हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है। तो अगर किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम है तो वो आरबीसी छोटा होगा। तो हमें पता है कि भाई अगर आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो आरबीसी छोटा होगा, क्योंकि आयरन ही नहीं है तो हीम कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर जो है ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस में प्रॉब्लम है, जैसे थैलेसीमियाज में, ठीक है, तो चेन ही नहीं बन रही है तो हीमोग्लोबिन कैसे पूरा बनेगा अगेन, हीमोग्लोबिन नहीं है तो थैलेसीमियाज में भी माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। ये दो तो कॉजेज हमें बिल्कुल इजीली समझ में आते हैं, ठीक है। तीसरा, लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में क्यों माइक्रोसिटिक होगा? लेड पॉइजनिंग अभी हम बात करेंगे ना, जब हम हीम सिंथेसिस की बात करेंगे, तो लेड पॉइजनिंग जो हीम जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनती है और जब आयरन हीम जो है ना वो प्रोटोपोरफायरिन रिंग के साथ कंबाइन होता है, तो जो दो मेजर स्टेप्स है ना उसके सिंथेसिस के, हीम के, हम्म, कहाँ लिखे हुए हैं इसमें, एक इसमें पेजेस, एक सेकेंड, यस, दिख रहा है, ठीक है। ये वाला स्टेप, ये हीम बन रहा है, ठीक है। बेसिकली ये क्या बन रहा है, हीम की सिंथेसिस के स्टेप्स हैं। हीम की सिंथेसिस कैसे होती है, देखो, हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना हुआ है, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन की चेन्स है। तो ग्लोबिन की चेन तो पूरी अमाइनो एसिड की बनी हुई है। हीम जो है उसमें आयरन है, और आयरन के साथ जो है अमाइनो एसिड से प्रोटोपोरफायरिन बनता है, ठीक है। सो लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये एंजाइम अमाइनो लेव्युलिनिक डिहाइड्रेटेज, ठीक है, और ये एंजाइम फेरोचिलिटेज, ठीक है, ये दोनों के दोनों लेड पॉइजनिंग जो है इनहिबिट कर देते हैं। अब ये नहीं होगा, हीम नहीं है तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, साइज ऑफ द आरबीसी छोटा है। एग्री? ठीक है। सो मेन जो हम अगर कॉजेज की बात करें माइक्रोसिटिक एनीमिया की, तो हमने कौन कौन से कॉजेज देखे, जिसमें कि भाई सेल के अंदर किसी भी तरह, अब एनीमिया अब हम क्रॉनिक डिजीज भी देखेंगे, उसके अंदर भी जो है एनीमिया क्रॉनिक डिजीज में ना दोनों होता है। आपको जो है नॉर्मोसिटिक भी मिल सकता है। नॉर्मली जो हम एमसीक्यू टिक करेंगे ना, उसमें हम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में नॉर्मोसिटिक ही टिक करेंगे,
इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छेड़ा नहीं है। हम जब एमसीक्यूज में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के कॉजेस करेंगे तो उसमें जो है ना एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज को नॉर्मोसिटिक में टिक करेंगे। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये मेन जो हम जिनको टेक करेंगे माइक्रोसिटिक में वो थैलेसीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एंड लेड पॉइजनिंग। अब उसमें अब दूसरा आ जाता है नॉर्मोसिटिक, जिसमें साइज में मसला नहीं। साइज में मसला नहीं है। कब साइज में मसला नहीं हो सकता? इसका क्या मतलब है कि आरबीसी जो बन रहे हैं उनके अंदर जितना हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल कंटेंट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस नॉर्मोसिटिक को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक वो कैटेगरी है जिसमें अगर हम रेटिकुलोसाइट का इंडेक्स देखते हैं तो वो हाई आता है, और दूसरी वो कैटेगरी है जिसमें रेटिकुलोसाइट का इंडेक्स लो आता है। नॉर्मोसिटिक के अंदर हम क्या करते हैं, रेटिक काउंट देखते हैं और हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाई रेटिक काउंट एंड लो रेटिक काउंट या नॉर्मल रेटिक काउंट, ठीक है। तो लो रेटिक काउंट के इंडेक्स के साथ साथ जो नॉर्मोसिटिक एनीमियाज होंगे वो नॉन हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं। नॉन हिमोलिटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे आरबीसी इसलिए कम नहीं है कि वो टूट जाते हैं। हिमोलिटिक का क्या मतलब है, आरबीसी इसलिए कम है कि जब वो सर्कुलेशन में आते हैं तो किसी भी वजह से वो टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टूटते नहीं है, टूटना मीन्स उनके लाइफ स्पैन यहाँ पे क्या है इनकी, यानी यहाँ पे अगर मैं कॉज की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन ड्यू टू एनी रीजन। क्यों टूटते हैं वो अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे लाइफ स्पैन का मसला नहीं है, यहाँ पे नॉर्मोसिटिक है, बन ही कम रहे हैं। अब क्यों बन कम रहे हैं, क्या क्या रीजन हो सकता है? एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, बोन मैरो कम बना रहा है, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तीसरा इरिथ्रोपोइटिन नहीं है, क्रॉनिक रीनल डिजीज। क्लियर है? यस मैम। ठीक हो गया? एवरीबडी इज क्लियर विद मी? ये यस मैम। नॉर्मोसिटिक की नॉन हिमोलिटिक कॉजेज हो गए। अब हिमोलिटिक कॉजेज, हिमोलिटिक का मतलब आरबीसी टूट रहा है। अब आरबीसी क्यों टूट सकते हैं? देखो दो तरह से टूट सकते हैं। एक, आरबीसी इसलिए टूट रहे हैं कि आरबीसी के खुद के अंदर डिफेक्ट है, आरबीसी का अपना डिफेक्ट। और दूसरा, आरबीसी इसलिए टूट सकते हैं कि आरबीसी को कोई तोड़ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। एग्री? दो ही तरह से आरबीसी टूट सकते हैं ना। एक तो आरबीसी का अपना बिल्ट इन डिफेक्ट है, ये बिल्ट इन प्रॉब्लम है। आरबीसी बने ही ऐसे हैं कि वो ठीक नहीं बने तो वो जल्दी टूट जाते हैं, अपनी लाइफ स्पैन पूरी नहीं करते, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो बने बिल्कुल ठीक है लेकिन उसको एक्सटर्नल फोर्स तोड़ देती है, ठीक है। उनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी गन शॉट इंजरी में डेथ हो जाती है। तो दिस इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एग्री? यस मैम। ठीक हो गया। अब इंट्रिंसिक क्या क्या मसले हो सकते हैं आरबीसी में, डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हम सबको पता है, ठीक है, हम सबको लाइन अप करने हैं। पहला डिफेक्ट क्या हो सकता है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में मसला है, ठीक है। आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है। मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम में हम सबसे ज्यादा जो मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम पढ़ते हैं वो है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है। कि आरबीसी के जो 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 एनक्रिन और स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन थी जो कि इसको बाइकॉन्केव बना रही थी उसमें डिफेक्ट है। एनक्रिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन में पहला मसला आ गया, ठीक है। अभी हम ये पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया को पार करते हैं, ये यूजुअली ल्यूकीमियाज वगैरह का मसला है तो इसको हम थोड़ा पार करते हैं। उसके बाद दूसरा मसला क्या है कि आरबीसी की साइट, आरबीसी में जो है बचा तो कुछ नहीं था हीमोग्लोबिन के अलावा, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम थे, ठीक है ना। बाकी सब कुछ तो आरबीसी ने डोनेट कर दिया था कि भाई नहीं मैं हीमोग्लोबिन कैरी करूंगा, मुझे ऑक्सीजन लेनी है, तो मैंने न्यूक्लियस भी छोड़ दिया, मैंने अपना सारा वजन उतार दिया। अब अगर वो एंजाइम भी डेफिशिएंट हो, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट हो या पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंट हो, तो आरबीसी की वैसे ही उसको 120 दिन जिंदा रहना है, तो इन एंजाइम के बगैर उसका लाइफ स्पैन और कम हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी में कौन सी बॉडीज बनी थी? हेंस जिसमें बॉडी। वो हिम हैंड्स बॉडी, जिसमें हेंस बॉडी। हीमोग्लोबिन प्लस हीट यस बॉडी। हैंड्स बॉडी, ठीक है। अच्छा, तीसरा मसला क्या हो सकता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। अब वो हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन खराब बनी हुई है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन कम बनती है, खराब नहीं बनती। कम बनना और खराब बनने में डिफरेंस पता है ना, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज में हीमोग्लोबिन खराब बनती है,
ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनके थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। समझ आती है बात? थैलेसीमिया इज थैलेसीमिया इज क्वांटिटी का मसला है। हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वांटिटी का मसला है। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है, क्वालिटी का मसला है। क्वालिटेटिव। ठीक है, तो सिकल सेल हो गया, हीमोग्लोबिन एस हो गई। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, यानी कि आरबीसी इसलिए टूट रहे हैं कि भाई आरबीसी ठीक नहीं बने। क्यों ठीक नहीं बने? तीन मसले हो सकते हैं, या तो उनकी मेम्ब्रेन खराब है। मेम्ब्रेन खराब होने का क्या रीजन है? कॉमनली हेरिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिटरी लेप्टोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि उनके एंकरिन और स्पेक्ट्रिन में मसला है। दूसरा, उनके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम जो थे एचएमपी शंट के, वो ठीक नहीं है वहां पे, तो जिसकी वजह से जो है जो नॉर्मल एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होना है, या फेरस को जो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है उसको फिर से रिकन्वर्ट होना है, तो वो मसला है। तो इसलिए आरबीसी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, जैसे सर्कुलेशन में फ्रेजाइल होते हैं तो हिमोलिसिस उनकी जल्दी शुरू हो जाती है। अच्छा, तीसरा मसला क्या हो सकता है कि हीमोग्लोबिन एस है उनके पास या सी है। ये हीमोलिटिक एनीमिया के इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया से। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? एंड अगर हिमोलिटिक एनीमिया है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया है नॉर्मोसिटिक आपको मिलेगा एनीमिया, और साथ में आपको रेटिक काउंट इंक्रीज मिलेगी। इंट्रिंसिक कॉज समझ में आ गए? आरबीसी का बिल्ट इन प्रॉब्लम, आरबीसी प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक, बाहर से मैम कोई आरबीसी को मारने जा रहा है। जी, मैम ये G6PD डिफिशियंसी खाली मेल में क्यों होती है? खाली मेल में होती है तो फिर एक्स लिंक होगी, अगर खाली मेल में होती है तो। मैम फीमेल में पॉसिबिलिटी होती है G6PD की? एक में मैं देख लूं बेटा, ये कौन सा ऑटोजोमल है, डिसऑर्डर है? अगर ये तो मैम ऑटोजोमल ये है तो थैलेसीमिया में कौन सी हीमोग्लोबिन होती है? हम्म थैलेसीमिया में वही हीमोग्लोबिन होती है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, क्वांटिटेटिव फर्क है। ठीक है, मैम G6PD जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ओके जी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो फिर सर जवाब भी मिल गया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव पैटर्न है। इसमें ना ठीक है, मेल लाइक, जो है ना तो वो ये मेल में अफेक्टेड ही होते होगी हैं ना। जी मैम। हाँ, तो आप एक्स लिंक्ड रेसेसिव और दूसरे नाम जी बताओ कॉमन। फीमेल इसमें कौन कौन से एक्स लिंक्ड रेसेसिव और कौन कौन से हैं? हम पढ़ चुके हैं। हीमोफीलिया मैम हाँ, हीमोफीलिया, हीमोफील, हीमोफीलिया हीमोफीलिया ए और बी, दुशेन और मस्कुलर अच्छा, डिस्ट्रोफी। हीमोफीलिया ए और बी दुशेन होता है वो मस्कुलर है, और वो डिस्ट्रोफी। ऑटोजोमल है दूसरा। और क्या है एक्स लिंक? एक और आई में पढ़ी है हमने, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक हो गया? और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक्सट्रिंसिक। ठीक है, कोई सवाल और मिस तो नहीं किया मैंने? अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक पे। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? आरबीसी ठीक बने थे लेकिन कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हैं या उसके अगेंस्ट कोई ऐसी मुखालफत हो गई है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उसमें एक्सट्रिंसिक में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कल हमने एक पढ़ा माइक्रो एंजियोपैथिक, पढ़ा ना? पढ़ा, माइक्रो एंजियोपैथिक पढ़ा ना, एच यस यू मैम। एस में। ठीक है, और वो क्या था, टीटीपी था। ठीक है, और माइक्रो एंजियोपैथिक होता है हेल्प में। ठीक है, सो माइक्रो एंजियोपैथी यानी कि स्मॉल वेसल्स, उसको डीआईसी में, यानी वेसल्स, स्मॉल वेसल्स का प्रॉब्लम है। आरबीसी जब वहां से गुजरते हैं तो टूट जाते हैं। आरबीसी में मसला नहीं है, वेसल्स का मसला हो गया है कुछ। ठीक है, दूसरा है मैक्रो एंजियोपैथी। मैक्रो एंजियोपैथी का यूजुअल जो कॉज होता है ना, वो वेल्व्स का मसला होता है। अब वो चाहे एओर्टिक स्टेनोसिस है या प्रोस्टैटिक वेल्व्स है, दोनों से थे ना। एओर्टिक स्टेनोसिस है, ब्लड वहां से गुजरेगा इतने प्रेशर से तो टूट सकता है ना, so स्टेनोसिस हो सकता है, इट कुड बी द प्रोस्टैटिक वेल्व्स। ठीक है, मैक्रो एंजियोपैथिक बड़ी वेसल्स का मसला, माइक्रो छोटी वेसल्स का मसला। इन्फेक्शन कौन सा हिमोलिसिस कराता है? बहुत कॉमन है, हिमोलिटिक हाँ एनीमिया। मलेरिया कौन सा वाला? रेड मैम फेवर भी होता है। यूजुअली फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम फैल्सीपेरम। यूजुअली होता है ना, यूजुअली फैल्सीपैरम मैम। फैल्सीपैरम है ना, मलेरिया। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, डेंगू आरबीसी को नहीं डैमेज कर रहा होता है, डेंगू का अटैक प्लेटलेट्स पे होता है जितनी मेरी नॉलेज है ना, वो प्लेटलेट्स का दुश्मन है। यस। ठीक है, अच्छा, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून का पहले तुम बताओ, ऑटो ऑटो इम्यून का बाय मतलब क्या बर्थ। होता है? नहीं, बाय बर्थ नहीं होती। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता ऐसा है? नहीं है। हाँ, जेनेटिक। पार्वोवायरस भी ऐसा कर नहीं सकते। है।
मैम एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट सेल्फ, ठीक है। ऑटो इम्यून, अपने ही घर ऐसा भी वालों को हो दुश्मन सकता है। समझने लगना, ठीक है। ऑटो इम्यून, ठीक है। ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया क्या हुआ, अपने ही आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है। दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, यही होती है। जैसे हमने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है। फिर हम लैम्बर्ट ईटन पढ़ते हैं, वो भी ऑटोइम्यून है। बहुत सारी ऑटोइम्यून पढ़ते हैं हमने, ये जो ग्रेव्स पढ़ी वो ऑटोइम्यून है। हशीटोमोटो थायराइडाइटिस है, ये ऑटोइम्यून है, ठीक है। अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाए। ऑटोइम्यून की इटियोलॉजी क्या होती है, हम जब इम्यूनिटी करेंगे एक दिन सेपरेट है इम्यूनिटी का। हाँ यस, एसएलई बहुत खतरनाक ऑटोइम्यून, ठीक है। पूरी बॉडी सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो जो है ऑटोइम्यून, ठीक है, हिमोलिटिक एनीमिया। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है, आरबीसी के साइज बढ़ गया है, ठीक है। एंड द साइज बढ़ना इज मैक्रोसाइट्स। कब बोलेंगे मैक्रो, मोटे कब हो गए, तो एक हम कट ऑफ लगा देना, इतने से बड़ा आरबीसी है तो वो मोटा उसको कंसिडर करेंगे, तो 100 फेंटोलीटर। अब दो तरह से मैक्रोसाइट्स हो सकते हैं। एक है मिगैलोब्लास्टिक, ये याद रखो बेटा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही फिर आपका एमसीक्यू ठीक होता है। और एक है नॉन मिगैलोब्लास्टिक, ठीक है। मिगैलोब्लास्टिक वो मैक्रोसिटिक एनीमिया है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस में डिफेक्ट है, ठीक हो गया, सही है। और इसमें जो मेनली आता है वो विटामिन फोलेट की डेफिशिएंसी और बी 12 की डेफिशिएंसी आती है, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक हो गया। और जो नॉन मेगालोब्लास्टिक, इसका क्या मतलब है, अगर डीएनए में डिफेक्ट है ना, तो डीएनए सिर्फ आरबीसी को नहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी को भी अफेक्ट करेगा। एग्री? अगर डीएनए की सिंथेसिस में डिफेक्ट है तो डब्ल्यूबीसी का भी लाइफ स्पेन तो आरबीसी से भी कम होता है। न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पेन तो 2 दिन होता है, ठीक है। तो ये उनको भी अफेक्ट करेगा ना, अगर डीएनए की सिंथेसिस में प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस है, ठीक है। तो मेगालोब्लास्ट कब कहेंगे, जब डीएनए ही इज अफेक्टेड। नॉन मेगालोब्लास्ट का मतलब है आरबीसी का साइज तो बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें बेसिकली डीएनए के सिंथेसिस का मसला नहीं है। ये कब होता है, लिवर डिजीज में होता है और क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज में होता है, ये दो आपको याद रखना है। ये मैक्रोसिटिक एनीमियाज है मगर नॉन मेगालोब्लास्टिक है। मेगालोब्लास्टिक, ओके। देखो हम मेगालोब्लास्टिक में आपको डिटेल में पहले बता दूं डीएनए डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है, वहां पे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जब डीएनए बनता है, अभी नो कि डीएनए के अंदर भी बेसिस होती हैं और आरएनए के अंदर भी बेसिस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब डीएनए की एक बेस जो है वो आरएनए से डिफरेंट होती है। कौन सी डीएनए की बेस आरएनए में नहीं होती? मैम थायमीन। थायमीन। और उसकी जगह क्या होता है? यूरासिल। यूरेसिल। इसका मतलब है कि थाइमीन डीएनए के लिए चाहिए, यूरेसिल आरएनए के लिए चाहिए। अब आरएनए। जो थाइमीन बनता है ना, थाइमीन की जो बेस बनती है, ठीक है, थाइमीन मोनोफॉस्फेट जो बनता है जो बेस में लगेगा, उस उसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक फोलिक एसिड और दूसरा बी 12, ठीक हो गया, समझ आती है? अब अगर ये होंगे तो आरबीसी जो है वो डिवाइड होगा, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ आरबीसी में जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है वो बहुत दफा डिवाइड हुआ है, ठीक है, तब जाके वो मेच्योर एरिथ्रोसाइट बना है। एग्री? ठीक है। तो अब और ये सिर्फ आरबीसी के लिए नहीं चाहिए, हर वो सेल जो कि रैपिडली डिवाइड होता है उसको फोलेट चाहिए और बी 12 चाहिए। फोलिक एसिड, यस, फोलेट इज फोलिक एसिड ना, हम सबको पता है। मदर को नहीं हम कहते प्रेग्नेंट फीमेल को कि अगर इवन प्रेगनेंसी प्लान भी करिए तो फोलिक एसिड लेना शुरू कर दे, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से जो है बेबी में ये अनॉमलीज हो गई, क्यों? बिकॉज फोलिक एसिड बॉडी में स्टोर नहीं होता, ठीक है। तो और वो क्यों चाहिए, सेल की डिवीजन के लिए चाहिए। अगर फोलिक एसिड नहीं होगा तो डीएनए डिवाइड नहीं करेगा, डीएनए डिवाइड नहीं करेगा तो सेल में प्रॉब्लम आएगा। अब ये सिर्फ आरबीसी का प्रॉब्लम नहीं है, आरबीसी में ये मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आरबीसी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। ऐसा नहीं कि ये दूसरे सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा जो रैपिडली डिवाइडिंग है,
ठीक है। सेम विद B12। अब इन दोनों में से कॉमन किसकी डेफिशिएंसी है, B12 की या फॉलिक एसिड की? फॉलिक फॉलिक एसिड। एसिड। क्यों? क्योंकि वो स्टोर नहीं बी होता, ट्वेल्व B12 हमारी बॉडी स्टोर नहीं होता, उसके स्टोर बहुत कम। होता है इस। हाँ। और B12 के जो पहले सिम्टम्स आएंगे वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, है ना? यस मैम। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, क्यों? क्योंकि वो जो है माइलिन शीट की फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए, तो डीमाइलिनेशन के सिम्टम्स इसके साथ होंगे। ठीक है। वाइल इन लिवर डिजीज एंड अल्कोहल ओवर यूज के अंदर जो है वो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मींस इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस अफेक्टेड नहीं होती, अनटिल अनलेस के इसकी वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी हो। क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा जी। अब हमारे पास हम इन एनीमियाज को डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हमारे पास ये वाला हम टेबल ही डिस्कस कर लेते हैं। हम बेसिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये एनीमिया जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मार्कर्स हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो सीरम आयरन के लेवल्स कम मिलेंगे। ठीक है। फेरेटिन क्या होते हैं? स्टोर्स ऑफ आयरन। अगर आयरन ही नहीं है तो स्टोर होंगे? नो मैम। ठीक है। सो स्टोर भी नहीं होंगे। अब ना स्टोर है ना आयरन है, तो जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है या जो उसको कैरी करती है वो ज्यादा बन रही होगी ना, कि भाई थोड़ा सा भी आयरन आए तो मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूं। ठीक है। सो आयरन यस। बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। और अगर हम सेचुरेशन की बात करें तो क्योंकि इसमें आयरन है ही नहीं, सिर्फ खाली पड़ा हुआ है जो है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, तो रेशियोज क्या होंगे? वो कम होंगे। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब ये क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, अक्यूट ब्लड लॉस में भी जो है नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा ना, किसी को जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ब्लीड वो कर गया है, तो अगर आप उसका जो है ना काउंट चेक करोगे तो काउंट तो नॉर्मल आ सकता है उसका, ठीक है, लेकिन उसके हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा क्योंकि वो ब्लीड कर गया है। ठीक है। अच्छा जी, क्रॉनिक डिजीज में क्या फर्क है? ठीक है, आयरन वही कम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि बेसिकली क्रॉनिक डिजीज के अंदर आयरन स्टोर होता है, ठीक है, मगर सर्कुलेशन में कम होता है। और इसका जो इन्होंने रीजन लिखा है, इन्होंने रीजन ये लिखा है कि क्रॉनिक डिजीज जो है बेसिकली ये जो इस तरह से हो रहा है, ये एक एवोल्यूशनरी पार्ट है। एवोल्यूशनरी का क्या पार्ट है? ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जैसे कि सिकल सेल ट्रेट जैसे अफ्रीका में कॉमन होता है, ये भी एवोल्यूशन का एक पार्ट है ना, कि वहाँ मलेरिया ज्यादा होता था, तो सिकल सेल जो है ट्रेट जो है वो मलेरिया पैरासाइट को, लो ऑक्सीजन में मलेरिया पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता। ठीक है। इसी तरह ये एवोल्यूशन का पार्ट है। एवोल्यूशन का क्या पार्ट है? कि जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, वो जो है आयरन को यूज करते हैं जो सर्कुलेशन में होता है, स्टोर आयरन को यूज नहीं करते। ठीक है। तो जब भी कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, ठीक है, तो सिस्टम क्या अडेप्ट हुआ कि आयरन स्टोर हो जाता है, ये एक एवोल्यूशन का पार्ट है, ताकि सर्कुलेटरी जो है आयरन अवेलेबल ना हो और वो पैथोजन को उस आयरन को जो है यूज करने ना दे। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? मैम ये बात समझ में नहीं आई, स्टोर अच्छा वाली। देखो, अगर नहीं भी समझ आई ना, ये समझना जरूरी नहीं है आपके लिए, आपको बस ये बात समझना जरूरी है कि जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है, इसमें आयरन के स्टोर्स होते हैं। ठीक है। आयरन के स्टोर्स होते हैं, आयरन बढ़ा हुआ है, स्टोर किया हुआ, लेकिन वो आयरन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता ड्यू टू द क्रोनिक डिजीज, उसको आयरन की यूटिलिटी को खत्म कर देती। जब तक आप इस एनीमिया को सिर्फ उस वक्त ट्रीट कर सकते हो जब आप उस क्रोनिक डिजीज को खत्म करोगे। यानी अगर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से एनीमिया क्रोनिक डिजीज हो रहा है, तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करोगे, ना कि एनीमिया को ट्रीट करोगे। बात समझ आती है? यस मैम। ठीक है, कि आपने इतना याद रखना। हीमोक्रोमेटोसिस।
क्या मतलब है? हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड रिमेम्बर आयरन टॉक्सिक होता है, ठीक है, आयरन डैमेज करता है टिश्यूज को, ठीक है। तो अगर आयरन बहुत ज्यादा हो जाए तो वी नीड टू गिव द चिलेटर्स। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हम देते हैं ना चिलेटर्स आयरन के, इतनी ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे होते हैं तो, जी जी। है ना। अच्छा, तो इसमें क्या है, आयरन के सीरम के लेवल्स भी बढ़े हुए हैं, बाइंडिंग प्रोटीन कम होगी क्योंकि इतने सीरम के लेवल हैं कि उसको बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। फेरेटिन्स बढ़े हुए होंगे और सीरम के आयरन और पीआईबीसी रेशियो भी बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी या जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, ट्रांसफेरेंस के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगर एमसीक्यू में कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। सीरम आयरन और फेरेटिन लेवल पे ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर है? मैम ये लेवल क्यों बढ़ जाते हैं इनमें, ओसीपी किस वगैरह में? में? ओसीपी ओसीपी। वगैरह में? ये बेसिकली जी। प्रोटीन है ना, ट्रांसफेरिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। लिवर बनाता है, तो लिवर में लिवर की जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रेगनेंसी के अंदर जो है जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है उसके भी लेवल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जी। टोटल यू थायराइड रहता है, ठीक है। तो बेसिकली लिवर पे इसका इफेक्ट होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देते हैं। अच्छा जी। आयरन डेफिशिएंसी के कॉजेज हम सबको पता है। आयरन डेफिशिएंसी में एक सिंड्रोम होता है, प्लम्बर विंसर सिंड्रोम, ठीक है। ये ट्रायड है, इसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से मैं ये पढ़ रही थी कि इसकी वजह से क्या होता है, जो है म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होती है जिससे कि इसोफिगस में वैप्स बन जाते हैं और उसकी वजह से डिस्फेजिया होता है, ठीक है। इसोफिजियल वैप्स बन जाते हैं जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। तो अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करें तो उससे ये वैप्स जो है वो काम हो जाते हैं और डिस्फेजिया बेटर हो जाता है। तो इसका मेन कॉज इटियोलॉजी इज नॉट प्रॉपरली नोन, मगर कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करते हैं तो ये इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी में इस तरह से ये प्लमर विंसर सिंड्रोम है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब थैलेसीमियाज में मैं ही आपको डिटेल में पढ़ाऊं या इसको स्किप करूं, मेडिसिन में कर लो या आप लोग? ब्लड ग्रुप भी करना है हमने, जी। मैम आप पढ़ा दें। अच्छा चलो, अब देखो थैलेसीमिया जो है, ब्लड ग्रुप करा दूं? ब्लड ग्रुप में फिर ऐसे करती हूँ, ब्लड ग्रुप और हम है ना डब्ल्यूबीसी कल कर लेंगे, इम्यूनिटी के लिए एक सेपरेट डे है हमारे पास, ठीक है। मैम ब्लड ग्रुप, थैलेसीमिया भी आप करवा दें। अच्छा चलो मैं करा देती हूँ थैलेसीमिया। अच्छा, अब सबसे पहले देखो याद रखो कि जो थैलेसीमिया की जो जीन होती है, सॉरी थैलेसीमिया की बोलती हूँ, अल्फा अल्फा ग्लोबुलिन की जो चेन होती है, अल्फा ग्लोबुलिन की जो चेन होती है और बीटा ग्लोबुलिन की चेन होती है ना, हमें ये तो पता है ना कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम, बीच में हीम है और दो अल्फा चेन्स हैं। मैं कल करवा दूंगी कंदील, बीटा, दो बीटा चेन्स हैं, डोंट यू वरी, कल करवा दूंगी, ठीक है। ये अभी कर लेते हैं, ये फ्लो में चल रहा है ना, इसको कर लेते हैं कंप्लीट, एक चीज डिटेल में हो जाए ना, उसमें आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, ठीक है। अब दो अल्फा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स हैं, ऐसा ही है ना। अब एक ये हमें मदर से मिली है और एक फादर से मिली हुई है, ऐसे ही है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यस मैम। Okay, अच्छा जी। अब जो है, जो अल्फा जो जीन है, अल्फा जीन जो है वो क्रोमोसोम 16 पे होती है, ठीक है। और जो बीटा होती है वो क्रोमोसोम 11 पे होती है, ठीक हो गया। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, इसमें मुझे वो, अच्छा, जो अल्फा ग्लोबुलिन जो जीन होती है डिलीशन मतलब जीन डिलीट हो जाती है। अब इसमें क्या है, एक है सबसे पहले ये है कि अगर, अब अल्फा जो है ना हर लेवल पे चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर जो है अल्फा जीन चारों की चारों डिलीट हो गई हैं, 4 एलीलीज, यानी जो है ना मदर से मिली है ना फादर से मिली है, अच्छा इसकी 4 एलीलीज होती हैं, दो दो मिलती हैं, ठीक है, दो मदर से मिलती हैं दो फादर से मिलती हैं, तो वो बच्चा कम सरवाइव ही नहीं करेगा ना, इनकम्पैटिबल टू लाइफ है वो, तो मदर के वोम में ही हाइड्रोप्स फेटालिस बन जाएगा, ठीक हो गया, सही। तो इसलिए हम अल्फा थैलेसीमिया मेजर्स देखते नहीं है इतने ज्यादा, क्योंकि वो तो उसका तो मैम सर्वाइवल ही नहीं है ना, जी।
मैम ये हाइड्रोप्सिस किस वजह से होता है? अल्फा हाइड्रोफिट, पूरे नहीं। हाँ, अगर अल्फा की कंप्लीट डिलीशन है, मदर से भी ओके। फादर से भी, ओके मैम। ठीक है, तो वो बेबी तो मतलब सरवाइव ही नहीं, वो दुनिया में ही नहीं आएगा ना। दैट इज हाइड्रोप्स फेटालिस। ठीक है, चार हमारे पास जीन्स हैं, मतलब सिर्फ अल्फा की मैं बात कर रही हूँ, हाँ। दो मदर से आई हैं, दो फादर से, दो अल्फा मदर से मिली हैं, दो फादर से मिली हैं। समझ आती है ना ये बात? ठीक है, तो चार का यस। मतलब क्या हुआ कि हर हर जीन जो 25% अल्फा जीन, अल्फा ग्लोबुलिन बना रही है। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर चार की जगह एक अल्फा रह गई है, तीन डिलीट हो गई हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मेजर बीटा थैलेसीमिया का केस होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सीवियर जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बीटा थैलेसीमिया होता है ना, ये वैसे अल्फा थैलेसीमिया मेजर होता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन एच जो है डिजीज इसको बोलते हैं, इसमें बीटा ग्लोबुलिन जो है वो चेन ज्यादा बनती है। ठीक है, और फिर दूसरा जिसको हम माइनर कहते हैं, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, जो कि यूजुअली साइलेंट होता है और अ, 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 कभी ओकेजनली डिस्कवर होता है, या तब पता चलता है जब बेबी थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, तीन या दो। ठीक है, अगर जो है वो जीन्स पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये माइनर होता है। समझ आती है बात? माइनर और मेजर की। अल्फा थैलेसीमिया मेजर बॉर्न नहीं होता, वो हाइड्रोप्स फेटालिस बन जाता है। ठीक है, यूजुअली ये भी बहुत अनकॉमन वैरायटी है, वेरी अनकॉमन, क्योंकि इसको मदर के वोम में ही मसले शुरू हो जाएंगे ना, इतना कम हीमोग्लोबिन होगा तो अल्फा, तो फिर हीमोग्लोबिन एफ के लिए भी रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, समझ आती है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इज दिस क्लियर? जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, अब हम आ जाते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 पे है। ठीक है, वी नो अबाउट बीटा थैलेसीमिया। माइनर का क्या मतलब है, कोई एक जीन में मसला है। ठीक है, और मेजर का क्या मतलब है कि पूरा बीटा कुछ भी नहीं बन रहा। और क्यों ये सरवाइव करता है, क्योंकि फीटस के अंदर तो वी डू नॉट नीड द हीमो बीटा चेन ना, वी नीड द बीटा चेन आफ्टर वी हैव मतलब नियर द टर्म बीटा की स्विच ऑन होना शुरू होता है। तो इसलिए ये डायग्नोज भी लेटर ऑन होता है। तो वी नो कि ये बाद में डायग्नोस होता है जब बेबी फेलियर टू थ्राइव के साथ या एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो हम अब इसकी क्या फाइंडिंग्स होंगी, सीवियर माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। ठीक है, वे टारगेट सेल्स, ठीक है, टारगेट सेल्स इस तरह से होते हैं कि उनमें यूं टारगेट इस तरह से मिल रहा होता है, इसको हम टारगेट सेल्स कहते हैं। एनिसोपोइक्लोसाइटोसिस होगा, मीन्स के शेप और साइजेस इरेगुलर से होंगे। ठीक है, हम हमारे पास एक ही तरीका होगा कि हम या तो उसको जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, और वो ऑब्वियसली वो तो जब मिलेगा हमें तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हेमेटोक्रोमेटोसिस हीमोक्रोमेटोसिस की प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसी बात है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो रही होती है, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से क्या होता है कि उसकी बोन्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, उसकी स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, उसका लिवर इनलार्ज हो जाता है, उसके स्कल की बोन्स इनलार्ज हो जाती हैं। तो एक्सरे में आपको क्रू कट जो है स्कल मिलेगा, क्योंकि मैरो वहां पे काम कर रहा होता है अभी तक। ठीक है ना, कि जो है जितना भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करें। ठीक है, किन किन वायरसेस का रिस्क होता है थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को? पार्वो वायरस, इंड्यूस ए प्लास्टिक क्राइसिस। ठीक है, और क्यों 6 मंथ के बाद ये मैनिफेस्ट होती है? रीजन कि 6 महीने हमें पता है ना कि नॉर्मली जो है 4 महीने तक तो आरबीसी का अपना लाइफ स्पैन है ना। तो 4 महीने के बाद जब हीमोग्लोबिन एफ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तो तब वो मैनिफेस्ट होता है। क्रॉनिक हिमोलिसिस की वजह से जो बिलिरुबिन के जो पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स होते हैं, वो भी कॉमन होते हैं इनके अंदर। ठीक है मैम जी। इसमें आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स के बाद ये जाहिर होना जी शुरू हो जाती है जी थैलेसीमिया बिल्कुल। मेजर। हम्म, अप टू एज सिक्स लेट एज मंथ्स तक। डायग्नोज एज द 6 मंथ ऑफ एज, यूजुअली 4 5 पे डायग्नोज होना शुरू हो जाती है। और मैम जो एफ हेमोग्लोबिन चेंज होता है ए में, ये कौन सी उसमें होता है, बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी? नहीं, ये नियर टू टर्म स्विचिंग ओवर होना शुरू हो जाती है। बेबी जब टर्म के करीब होता है ना, तो स्विच ओवर होना शुरू हो जाती है।
ठीक है। ओके जी मैम। मैं अगर आपको एक सेकंड वो पिक्चर मैंने दिखाई थी ना पीछे, मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। ठीक है, मिलके एक मिनट। कौन सी पेज पे थी वो पिक्चर? मैम फर्स्ट पेज पे। शुरू में थी ना, यहाँ पर थी शायद। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ स्विचिंग ओवर स्टार्ट हो गई है, अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ। थर्टी दिख सिक्स रहा वीक्स पे। है थर्टी ना? सिक्स देखो वीक्स यहाँ में। पे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से ना ये बीटा चेन जो है इसकी सिंथेसिस का हाई, लेकिन पीक जो आ रही है वो बर्थ के बाद ही आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो गामा ग्लोबुलिन लास्ट ट्राइमेस्टर में डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक। हमारे पास कितनी देर रह गई है? 2 मिनट रह गए, हमने रिकनेक्ट होना है फिर से। अभी हमने थैलेसीमिया स्लेट पॉइजनिंग मैंने आपको बता दी थी कि क्या कर रहा है, हीम के सिंथेसिस को किस तरह से रोक रहा है। अच्छा ठीक हो गया। फिर मैं वो पहले लिंक से हम ज्वाइन होंगे, जो पहला वाला लिंक है ना, मैं वापस से वो भेज देती हूँ, उसी से हम ज्वाइन होंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया अगेन जो है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो उस उसमें ना सिड्रोब्लास्ट बन जाते हैं। आप सिड्रोब्लास्ट हैं क्या? वो टिपिकली देखने में इस तरह के सेल हैं जिसको हम सिड्रोब्लास्ट कहते हैं। रीजंस क्या क्या है इसके? अगेन इसमें जेनेटिक कॉज हो सकता है, जिसमें एएलए सिंथेस जीन का मसला है। ठीक है, तो वो हीम सिंथेसिस का मसला यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो, उसमें एक रिवर्सिबल जो इसका कॉज है वो है अल्कोहल, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, लेड पॉइजनिंग। ठीक है, B6 डेफिशिएंसी, और ड्रग्स में आइसोनायाजिन। ठीक है जी, INH। ये जो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के रिवर्सिबल कॉजेस है। ठीक है, एक्सलिंक्ड डिफेक्ट में ALA सिंथेस की डेफिशिएंसी है। सिड्रोब्लास्ट में होगा क्या? अगेन आयरन ज्यादा है, आयरन यूज नहीं हो पा रहा है टू फॉर्म द हीम। मसला यहाँ पे है ना, देखो मसला कहाँ पे, आयरन हीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आयरन के लेवल ज्यादा होंगे, फेरेटिन के लेवल ज्यादा होंगे, हमें रिंग सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे जिसमें आयरन तो लेडन होगा, लेकिन वो आयरन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा, मीन्स वो यूज नहीं हो रहा होगा फॉर द हीम सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और पेरिफेरल स्मेयर के अंदर जो है हमें बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी। ठीक है, ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अगर वो अल्कोहल ले रहा है, उसको लेड पॉइजनिंग है, वो सारी चीजें उसको हटाएंगे और B12 देंगे। और अगर ALA सिंथेस की डेफिशिएंसी है जेनेटिक, तो उसको कोफैक्टर देंगे ALA सिंथेस का। मैम साइडरोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में पायरोडोक्सिन है, जी, B6। पायरोडॉक्सिन है। और ये बी से। एले सिंथेस का कोफैक्टर है, इस वजह से देंगे क्योंकि हम्म उसी की हम्म डिफेक्ट है ना जी, इसमें। अगर वो एक्सलिंक्ड डिफेक्ट है तो इसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पे। अच्छा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हमने कहा कि बेसिकली हम